सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मेजर ऑफ पोजीशन? विच मेजर ऑफ पोजीशन इज widely used and why? मेजर ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है? मैं आपको हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि आप सिर्फ सुन के रिमाइंड कर लें, समझ लें। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेंगे तो वहाँ जाके आप कर लेंगे। आप सिर्फ समझने पे फोकस कीजिए। मेजर ऑफ पोजीशन का क्या मतलब होता है? मान लीजिए आप एक दौड़ में भाग लेते हैं और आपकी रैंक 5वीं आती है। यह 5वीं रैंक पूरे ग्रुप में आपकी स्थिति बताती है। ठीक इसी तरह मेजर ऑफ पोजीशन वह नंबर वैल्यू होती है जो हमें यह बताती है कि कोई एक खास डाटा पॉइंट अपने पूरे डाटा ग्रुप में कहाँ खड़ा है, वह शुरुआत में है, बीच में है या सबसे आगे। मेजर ऑफ पोजीशन क्या बता रहा है? कोई भी एक खास डाटा है तो आपको बताएगा मेजर ऑफ पॉइंट कि पॉइंट कहाँ है, डाटा का जो पॉइंट है वो सबसे आगे है, बीच में है या सबसे पीछे। सरल शब्दों में यह किसी डाटा की पूरी ग्रुप में मुकाबले रैंक या लोकेशन बताने का तरीका है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेजर ऑफ पोजीशन कौन सा है? सबसे ज़्यादा और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला मेजर ऑफ पोजीशन परसेंटाइल है। सही बात है। यह क्या होता है एग्जाम के लिए साथ समझते हैं। परसेंटाइल पूरे डाटा का 100 बराबर भागों में बांट देता है। उदाहरण, आपने कोई एग्ज़ाम दिया और आपका रिजल्ट आया 19 परसेंटाइल, तो आपका इसमें ये मतलब नहीं हो जाता कि आपके 19% है। आपका ये बताना चाह रहा है कि आपकी 90% छात्रों के जो मार्क्स हैं वो आपके बराबर हैं या आपके कम हैं, तो आप जो हैं उन 10% छात्रों में शामिल हैं। तीसरा क्या है? परसेंटाइल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहला क्या है? तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। ईजी कंपैरिजन। अगर डाटा का साइज बहुत बड़ा है तो सिर्फ मार्क्स देकर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कौन बेहतर है। परसेंटाइल तुरंत बता देता है कि आपकी बाकी लोगों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। मान ही लीजिए जैसे लाखों बच्चों का पेपर हुआ है, तो आप किस किस का देखेंगे? इसमें क्या है? परसेंटाइल ही आपका मेन वर्क करेगा। जो जैसे ज़्यादा नंबर लाएगा उसके परसेंटाइल टॉप पे आते जाएंगे। मान लीजिए किसी के 99 परसेंटाइल आई तो वो क्या है? 1% बच्चों में है। बड़े एग्ज़ाम में मानक स्टैंडर्ड इन कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम आजकल कैट, जेई, नीट या सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में मार्क्स के बजाय परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है, ताकि अलग अलग शिफ्ट के पेपर्स कठिन या आसान होने के बाद भी छात्रों को सही मूल्यांकन हो सके। समझने में आसान, इसे 100 के स्टेप पर देखा जाता है, इसलिए कोई भी आम इंसान समझ सकता है कि 99 परसेंटाइल का मतलब है वह व्यक्ति जो टॉप 1% में है। मेजर ऑफ पोजीशन, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए। क्वार्टिल्स, चतुर्थक, यह डाटा को 4 भागों में बांटता है, 25, 50, 75, 100। डेसिलेस, दशमक, यह डाटा को 10 बराबर भागों में बांटता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जेड स्कोर, यह बताता है कि कौन वैल्यू एवरेज में कितनी दूर या पास है। जेड स्कोर क्या बताएगा आपका? जो कोई भी वैल्यू एवरेज से कितनी दूर या पास है। चलिए आज हम सेकंड का जो बी पार्ट है वो न्यूमेरिकल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा 25, 24, 23, 22, इन सभी में जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं सिर्फ एक वीडियो या 2 वीडियो में सबका एक ही जगह लाऊंगा। इसीलिए मैं बस थ्योरी वाले क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूँ इस समय। चलिए थर्ड का ए पार्ट इसमें कवर कर लेते हैं। कोरिलेशन डज नॉट सिंपली क्वेश्चंस डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव रीजन इन
support of your answer. चलिए देखते हैं. Correlation does not imply causation. सहसंबंध का मतलब कारण प्रभाव नहीं होता. हाँ, मैं इस कथन में पूरी तरह सहमत हूँ. सांख्यिकी में इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है. सरल शब्दों में इसका मतलब है यदि दो चीज़ें एक साथ बदल रही हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ बदल रही. मान लीजिए यदि कोई चीज़ एक साथ बदल रही है तो ये तो जरूरी नहीं है कि एक की वजह से दूसरी चीज़ बदल रही हो. इसमें कोई तीसरा फैक्टर भी हो सकता है. मान लीजिए गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आइसक्रीम की बिक्री भी बढ़ती है और शार्क का खतरा भी बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि धूप बढ़ रही है. धूप जो है इतनी बढ़ रही है आपकी जिससे कि गर्मी लग रही है. उससे आइसक्रीम की बिक्री हो ही रही है क्योंकि ठंडक है. और जो शार्क है, ज़्यादा लोग पानी के अंदर जाएंगे नहाने के लिए तो शार्क क्या करेगी? अटैक करेगी. तो दोनों क्या है? अलग अलग हैं पर उनको एक की वजह से तो एक नहीं हो रहा है कि आइसक्रीम की बिक्री वजह से शार्क गुस्सा हो गई है वो खा रही है. नहीं, इसमें क्या है? धूप थर्ड फैक्टर है. कारण और उदाहरण रीजन विथ एग्जाम्पल के साथ यहाँ देखते हैं. यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है. कभी कभी दो चीज़ें बिना किसी संबंध के एक साथ घटित या बढ़ती हैं. उदाहरण, गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है और उसी समय सनबर्न के मामले भी बढ़ जाते हैं. दोनों के बीच एक मजबूत संबंध है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आइसक्रीम खाने से सनबर्न होता है. असल कारण क्या है? तेज धूप या गर्मी. तीसरा, छुपा हुआ कारण. अक्सर कोई तीसरी कारण होता है जो दोनों चीज़ों का एक साथ बदल रहा होता है. उदाहरण, जिन शहरों में चर्च ज़्यादा होते हैं वहाँ अपराध भी ज़्यादा देखे जाते हैं. इसका मतलब ये तो नहीं कि चर्च अपराध बढ़ा रहा है. असल कारण यह है शहर की आबादी ज़्यादा होगी तो चर्च भी ज़्यादा होंगे और अपराध भी ज़्यादा होंगे. उल्टी दिशा भी हो सकती है. कभी कभी हम सोचते हैं कि ए की वजह से बी हो रहा है लेकिन असल में बी की वजह से ए हो रहा होता है. उदाहरण, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वह सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. अब सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया डिप्रेशन बढ़ा रहा है या डिप्रेशन की वजह से लोग अकेलेपन में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं. निष्कर्ष, कोरिलेशन यह सिर्फ यह बताता है कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं जबकि कोसेशन यह साबित करता है कि एक चीज़ वजह है और दूसरी उसकी नतीजा. कोस इफेक्ट. थर्ड क्वेश्चन का बी देख लेते हैं. एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूजेस फॉर सॉल्विंग स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम. आइए देखते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताएं और उपयोग. टी डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताएं घंटी के आकार का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यह भी बिल्कुल बीच में उठा हुआ और दोनों तरफ बराबर होता है. इसका मीन, मीडियम और मोड सब बीच में 0 पर होता है. मोटी पूंछ. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले यहाँ बीच के थोड़ा चपटा होता है और इसको दोनों ज़्यादा मोटे होते हैं. इसका मतलब है कि इसमें चरम मान आने की संभावना ज़्यादा होती है. सैंपल साइज पर निर्भर. यह पूरी तरह सैंपल साइज पर टिका होता है जिसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का इस्तेमाल किया जाता है. बदलते रहना. जैसे सैंपल का साइज बढ़ता जाता है वैसकर 30 से ज़्यादा वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन पूरी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा देखने लगता है. सांख्यिकी समय को हल करने में इसका उपयोग. टी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल मुख्य रूप से टी टेस्ट में किया जाता है जहां निम्नलिखित समस्या हल होती हैं. छोटे सैंपल्स के लिए, जब आपके पास रिसर्च टेस्ट के लिए 30 से कम डाटा
पॉइंट्स हो और आपकी पूरी आबादी का स्टैंडर्ड डेविएशन ना पता हो तब रामबाण काम करता है। दो ग्रुप्स के बीच तुलना, उदाहरण मान लीजिए एक कंपनी ने नई दवाई बनाई। अब वह 15 लोगों के ग्रुप को पुरानी दवाइयाँ और 15 लोगों के ग्रुप को नई दवाइयाँ देखना चाहती है कि कौन सी बेहतर, या दोनों ग्रुप्स एवरेज चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगेगा। बिफोर और आफ्टर टेस्ट, उदाहरण जिम ज्वाइन करने से पहले 20 लोगों का वजन और 3 महीने जिम करने के बाद उन्हीं 20 लोगों का वजन। इस बदलाव को मापने के लिए पेयर टी टेस्ट का उपयोग होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना, छोटे सैंपल्स के आधार पर पूरी आबादी का एक अनुमानित दायरा तय करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।